आप सभी को नमस्कार। इंडिया एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंकुर त्यागी और आज हमारे साथ एक बेहद चर्चित और प्रसिद्ध शख्सियत हैं। किसानों की राजनीति में भी सक्रिय रहते हैं, साथ ही सामाजिक रूप से भी उनकी चर्चा होती रहती है। हमारे साथ हैं किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह। ठाकुर पूरन सिंह इन दिनों कुछ ज़्यादा ही चर्चाओं में हैं। उस मुद्दे पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले बात शुरू करते हैं किसानों के मुद्दे पर, क्योंकि किसान परेशान ही रहता है। कहीं भाव नहीं मिलते हैं, यूरिया नहीं मिलता है, महंगाई इतनी हो चुकी है। तो किसानों के सामने जो परेशानी है उसके समाधान को लेकर एक किसान संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उनके पास क्या रणनीति है। तो सबसे पहले तो ठाकुर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। एक किसान संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आप हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की कौन कौन सी बड़ी समस्याएं आप देखते हैं? तो वैसे तो समस्या और किसान दोनों एक दूसरे का पर्यायवाची हैं। जब लोग किसान हैं, जब लोग समस्याएं हैं, लेकिन लड़ाई भाव की नहीं है। किसान को ये समझना पड़ेगा कि बहुत लंबा समय हो गया, कभी हम कहें गन्ने का भाव दो, कभी कहें गेहूं का भाव। ये लड़ाई भाव की नहीं है, ये है लड़ाई अधिकार की। जी। जिस अधिकार से हम लोग सरकार बनावे, जब तक उसमें हमारा अधिकार नहीं होगा, हमारे मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी, जिस आदमी को सदन में हम भेज रहे उसका टोल भी फ्री, उसका मोल भी फ्री, उसका तोल भी फ्री, उसका इलाज भी फ्री, उसकी सुरक्षा भी फ्री। मतलब जो पैदा कर रहा वो तो है अनाथ आश्रम में, और जिसे पैदा कर दिया वो मार रहा मुझे। लड़ाई जो है वो अधिकार की है। भाई माँ बाप की क्या गलती है कि उन्होंने औलाद को पैदा करा, लेकिन वही औलाद कल को नालायक बन गए और उसका शोषण करने लगे तो फिर क्या करना चाहिए माँ बाप को? ये लड़ाई अधिकार की है, और अधिकार हमारा ये है कि हमें न गन्ने का भाव चाहिए, ना हमें गेहूं का भाव चाहिए, ना हम सड़कों पर लड़ना चाहते। हमारा भाव ये है कि सरकार जिस प्रकार से देश में चिकित्सा, सुरक्षा और शिक्षा हमारे लिए तीन चीज़ फ्री कर दे सरकार, वो हमारा अधिकार है। हम भी चाहें कि हमारा बच्चा भी MBBS और MD बने, हम भी चाहें कि हमारा बच्चा भी IIT करे, हम भी चाहें कि हमारे बच्चे पढ़ें और हमारे बच्चे भी विदेश जाएं, वो भी इंजीनियर बने। लेकिन दुर्भाग्य से क्या आज 3 करोड़ रुपया किसान लगा के अपने बच्चों को MBBS करवा देगा? सरकार को ये समझ लेना चाहिए कि यदि विधायक और सांसद और प्रधानमंत्री का इलाज दुनिया के किसी भी हॉस्पिटल में फ्री हो सके, तो देश के आम नागरिक का इलाज भी दुनिया के किसी भी हॉस्पिटल में फ्री होना चाहिए। शिक्षा 1 से और अंतिम तक फ्री होनी चाहिए, और सुरक्षा के नाम पे जो थानों में रिपोर्ट करने के नाम पे भी किसान, मजदूर, व्यापारी सबको पैसा देना पड़ रहा है, ये दलाली बंद होनी चाहिए। 3 मुद्दे हमारे हैं। भाव नहीं सही चाहिए सरकार से, हमें अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए, उनकी शिक्षा चाहिए, उनका स्वास्थ्य चाहिए और उनकी सुरक्षा चाहिए। ये संभव कैसे होगा? ये बातें तो संभव है, संभव है ना, ना ना है संभव। चल रही इसमें रणनीति, ऐसी बात नहीं है। कर रहे काम को मान लेते, बनाना जाना है तो बिगाड़ना भी जाना है। भाई अब लोग तो हमने सोच रहे थे भाई चल सरकार के दौरे पैसे देने की कमी है, अब तो हमें पता लग गया। मान लिया जितना पैसा पहले बजट हो रहा था देश का, इतना तो 2.5 लाख करोड़ रुपए GST पर मंथ है। भाई आप किस चीज की लूट करवा रहे? आज GST पे पैसा, आज टोल से पैसा, और कितनी बढ़िया सुविधा करी सरकार ने। उत्तर प्रदेश में 27,000 प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए। क्यों कर दिए? क्योंकि जिन स्कूल में 50 बच्चों से कम संख्या रहेगी वो स्कूल बंद कर दो, वहाँ से मास्टरों की तनख्वाह ज़्यादा है। और कमाल की बात यह है, चलो भाई ये हो सके कि भाई स्कूल इसलिए बंद कर दिए क्योंकि सरकार शिक्षा के मामले में फेल है, लेकिन सरकार ने मार्च के महीने में 32,000 नए दारू के ठेके बनाए। बियर का भी, इंग्लिश का भी, देसी का भी, सब एक ही जगह बनाए थे। बोलो कहीं तंग होने की जरूरत नहीं है। तो देश को ले जाना कहाँ चाह रही सरकार? नशे में या शिक्षा में? सरकार तय करे कि सरकार लोगों को नशा देना चाहती है कि लोगों को शिक्षा देना चाहती है।
क्या कोई बड़े आंदोलन की तैयारी है? बिल्कुल 100% बड़े आंदोलन की तैयारी है। मिलके करेंगे अब की बार तो? नहीं, सब पूरा भारत करेगा, पूरा भारत। नहीं, और कड़ा सा संदेश जाएगा, आप और टिकैत साहब और भाई नज़दीक भी आए हैं, तो मिलके कोई आंदोलन की रणनीति भी है क्या? नहीं, बिल्कुल रणनीति है। पूरे देश का किसान एक छत के नीचे आओगा, एक छत के नीचे से युद्ध का आगाज करेगा, पूरा देश लड़ेगा, पूरे देश का किसान लड़ेगा, मजदूर लड़ेगा, व्यापारी लड़ेगा। आज 5 जून है और एक जो विवाद है, हनुमान बेनीवाल जो नागौर से सांसद हैं, उन्होंने कोई बात कही, उसकी प्रतिक्रिया आपने दी, उसके बाद से दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही है। और एक पंचायत पिछले दिनों मुजफ्फरनगर में हुई थी जाट समाज की, और उसमें कहा गया था कि 5 जून तक का आपके पास अल्टीमेटम है माफ़ी मांगने का। इनाम रखने की बात भी हुई थी, आपको जूते मारने की, और आपकी जाति को लेकर भी कहा गया था कि आप राजपूत हैं ही नहीं, आप तो हरियाणा के नाई समाज से हैं। तो आज 5 जून है, अल्टीमेटम पूरा हो गया, तो आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? भाई इस बात का जवाब तो मैं देंगे। आज 5 तारीख है, मैं क्या जोड़ रहे क्या नहीं जोड़ रहे। बाकी मेरा तो जिस दिन मैंने स्टेटमेंट दिया था उस दिन भी मेरा यही था, आज भी यही है कि मेरी लड़ाई हनुमान बेनीवाल के साथ है और हमेशा रहेगी। आज मैं ऋषिपाल राजड़ जी को सुन रहा था, जाके ले लो भाई उनसे बुद्धि, उनके साथ जाके तर्क वितर्क करें। वो जो लोग मेरे खिलाफ पंचायत कर रहे थे वो वहाँ जावे ऋषिराज राजड़ जी के पास, उनसे पूछो ना कि समाज वो बताओगे ना। उन्होंने कहा, सही कहा उन्होंने, मैं तो प्रणाम करूँ उन्हें। जो व्यक्ति समाज में इस प्रकार की भावना रखता है, भाई मुझे मेरे शब्द गलत लगे तो मैंने खेद प्रकट करा। अरे हनुमान बेनीवाल अगर जाट समाज का हितैषी है या वो देश का हितैषी है तो मांगे माफी, क्यों अपमान कर रहा? देश की बहनों का, बेटियों का, महापुरुषों का क्या अधिकार है भाई अपमान करने का? क्या अधिकार है अपमान करने का? जाट समाज ने युद्ध नहीं लड़े क्या? आज भी जाट बटालियन है। तो ये कहना कि भाई एक ही आदमी ने लड़ाई लड़ी, बाकी सबने अपने लड़कियां मुगलों को दी, तो ये तो जाट समाज को भी गाड़ी थी, पूरे देश के हर समाज को गाड़ी थी। तो जो लोग उसका समर्थन कर रहे पहले तो वो ये तय कर रहे हैं क्योंकि क्या वो हनुमान बेनीवाल के साथ है या ठाकुर पूर्ण सिंह के खिलाफ है। हमारे खिलाफ है, हम तो झेल लेंगे, लेकिन एक बार उसके वहाँ भी जाकर नागौर में कहे ना भाई तू भी माफी मांग, नहीं तो तेरे खिलाफ भी पंचायत करेंगे, तेरा हुक्का पानी गिराएंगे, तुझे भी समाज से बर्खास्त करेंगे, उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलना। तो ये जो लड़ाई को तूल देने का विषय है कि भाई इसे जाट वर्सेस राजपूत बनाओ, ये समाज के अच्छे लोगों ने इसमें तय करा कि ये लड़ाई हनुमान बेनीवाल के साथ है। और हनुमान बेनीवाल के साथ भी हमारे कौन से डोल कट रही भाई, उसने महापुरुषों का अपमान करा, हमने उसका जवाब दिया, आगे भी बोल लगा आगे भी जवाब दें। तो आपको क्या लगता है कि कौन लोग हैं, उनकी क्या मंशा है, क्या साजिश है कि जो इस लड़ाई को राजपूत बनाम जाट बनाना चाहते हैं? कुछ नहीं है, कुछ लोग हैं वो राजनीति करना चाह, वो इनका मतलब जो मसाला है उन पे वो यही मसाला है कि भाई गाली दो, छोंक लगाओ तो शायद बाहर खुशबू चली जाए इसकी, इसे कोई खाना जा। और हो ऐसा भाजपा आप देख भी रहे होंगे, मतलब पुरुषोत्तम रूपाला है, रामजीलाल सुमन है, अब हनुमान बेनीवाल है, बहुत हैं ऐसे कीट जो जिन पे कीटनाशक का छिड़काव करना पड़ा है, नहीं तो ये फसल को खराब तो कर ही रहे, इसमें क्या हो रहा है। अच्छा, बयान आया हनुमान बेनीवाल का, लेकिन इतना मुद्दा गर्म मुझे नहीं लगता राजस्थान में भी होगा जितना पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस इलाके में है। इसके पीछे कहीं चर्चा भी रहती है भाई, कुछ लोग पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं, आपको भी लगता है कैसा? देखो मैं अगर बात करूँ तो भगत सिंह जी पंजाब के थे, राजगुरु जी बंगाल के थे, कोई मद्रास का था। देश का हर एक व्यक्ति लड़ रहा था भारत माँ को आज़ाद कराने के लिए। भगत सिंह ने थोड़ी कहा कि भाई पंजाब आज़ाद हो, उन्होंने कहा देश आज़ाद हो, भारत आज़ाद हो। ये नहीं है कौन पर्दे के पीछे है, कौन पर्दे के आगे है। लड़ाई स्वाभिमान की है, हर जाति हर धर्म हर आदमी को लड़नी चाहिए। कोई मेरी माँ बहनों को गाली देगा तो मेरा क्या अधिकार है? समझा रहे तो समझा के मानने का तो ठीक है, नहीं इलाज करेंगे भाई। लड़ाई पर्दे के आगे पीछे की नहीं है, लड़ाई है स्वाभिमान की। कब कहा ये बात भाई? राजगुरु ने, सुखदेव ने, भगत सिंह ने, मदन लाल ढींगरा ने, खुदीराम बोस ने कहा, किसी ने, अशफाक उल्लाह खान ने,
रानी लक्ष्मीबाई ने, मंगल पांडे ने कभी कहा कि भाई मेरा जिला आज़ाद होना चाहिए, मेरा प्रदेश आज़ाद होना चाहिए, मेरा घर आज़ाद होना चाहिए? उन्होंने कहा कि भारत आज़ाद होना चाहिए। और भारत को आज़ाद करने के लिए 7,32,000 लोग फांसी के फंदे पर चढ़े। जब ये देश आज़ाद हुआ, इन भौंकने वाले देशों से आज़ाद नहीं हुआ देश कि अंग्रेजों भारत छोड़ो मैं फेसबुक पे बोल दूंगा, अंग्रेजों भारत छोड़ो व्हाट्सएप पे लिख दूंगा। ऐसे लोगों से आज़ाद थोड़ी हुआ देश। देश तो जज्बे से आज़ाद हुआ, क्रांति से आज़ाद हुआ। और ये क्रांति वाले लोग नहीं हैं, इन्हें सिर्फ राजनीति चाहिए, सत्ता चाहिए। 28 में चुनाव हैं, उसकी तैयारी में सब लोग लग रहे। कहीं 27 में चुनाव है, उसकी तैयारी में लग रहे। मतलब देश को राजनीति की भट्टी में झोंक के उसे एक हथियार बना के इस देश के लोगों पे चलाने का प्रयास है। एक बयान देख रहा था मैं हनुमान बेनीवाल का, और वो कह रहे थे कि इतिहास में लिखा है सब कुछ, जिसे दिक्कत हो वो प्रधानमंत्री या गृह मंत्री से मिल के बदलवा दो। मैंने कह रहा है इतिहास में बहुत कुछ लिख रहा, बहुत कुछ। अगर इतिहास के पन्नों को बार बार कहें लोग इतिहास के पन्ने ना पलटो, इतिहास के पन्ने ना पलटो, हम कह रहे भाई अगर नहीं पलटने मत पलटो, लेकिन अगर पलटोगे तो बहुत चीज़ें हैं। ये चीज़ प्रधानमंत्री और अच्छा हम तो नहीं समझ सकते। इस देश की परिस्थिति और स्थिति को समझने के लिए बहुत लोग बैठे। महापुरुषों की एक तरफ आप खड़े होकर कह रहे कि महापुरुषों को जातियों में मत बांटो। देश का प्रधानमंत्री कह रहा कि भाई महापुरुष सबके हैं। अगर महापुरुष सबके तो भाई क्यों राग जोड़ रखा फेरी हो? अब बोर्ड भी तुम ही लगाओगे, मूर्ति भी तुम ही लगाओगे, फिर उनका आगे लिखोगे भी तुम ही। मतलब हमारी समझ में तो नहीं आ रही कि पर्दे के पीछे का तो खेल यो है कि पुरुषोत्तम रूपाला तू बोल पड़, रामजी लाल सुमन तू बोल पड़, हनुमान बेनीवाल तू बोल पड़। पर्दे के पीछे तो उन्हें बताना पड़ेगा ना कौन है। अगर महापुरुष सबके हैं तो उन्हें पूजने का अधिकार सबको है। और महापुरुष यदि एक ही जाति के हैं तो सरकार तय कर दे, हनुमान बेनीवाल तय कर दे कौन किस जाति का है, ठाकुर पूरण सिंह तय कर दे, ना मुझे पता। अगर महापुरुष सबके हैं, संविधान सबका है, तो फिर उन्हें सबको उनका सम्मान करना चाहिए, फिर उन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अच्छा, हनुमान बेनीवाल ये भी कह रहे हैं कि जब जब राजपूत समाज को ज़रूरत पड़ी मैं तो उनके साथ खड़ा हुआ हमेशा। और ये भी कह रहे कि जब इतिहास अगर बदला तो पता नहीं कौन कौन से महापुरुष दूसरी जातियों के निकलेंगे। तो ठीक है ना, हम तो कह रहे हैं ना भाई पता लगना चाहिए, पता लगना चाहिए कि कौन महापुरुष किस जाति का है। अभी लेकिन मेरा एक सवाल आप लोगों से है। अभी देश में एक हमला हुआ पहलगांव में, पूरे देश में चर्चा चली, मीडिया ने चिल्ला चिल्ला के कहा, इस देश के नेताओं ने भी चिल्ला चिल्ला के कहा देखो भाई जाति पूछ के गोली नहीं चलाई, धर्म पूछ के गोली चलाई। आतंकवादी आए तो देश में जातियों को समाप्त करके धर्म पे बात लेके चले गए। अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो फिर धर्म बड़ा है, और देश में अगर मैं दो बात कहूंगा तो फिर जातियां बड़ी हैं। देश का प्रधानमंत्री कह रहे कि जातिगत जनगणना होगी, कह रहे ना जी जी। और वही प्रधानमंत्री 4 दिन पहले कह रहे थे कि धर्म पूछ के गोली चलाई, जाति नहीं पूछी। तो जनगणना किसकी होनी चाहिए, फिर धर्म की होनी चाहिए थी ना। पहले तो जब जातिगत जनगणना की बात आती थी तब तो ये भी कहा जाता कि बटोगे तो कटोगे, और अब अचानक से जातिगत जनगणना का अच्छा हमारी समझ में नहीं आ रही। मान लिया बटांगे तो कटांगे, मैंने कह रहा है इकट्ठे हैं जब भी लूट रहे, कोई सड़क पर को चले जाओ 150 रुपये कटाएं धड़ाक दे दी। कहीं तो ढेर कट रहे, थाने में चले जाओ वहाँ भी लूट रहे, तहसील में चले जाओ वहाँ लूट रहे। सरकार की इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, जल जीवन मिशन, हर घर जल हर घर नल, विद्युत सुधार योजना, RDSS। अरे भेंट चढ़ गई इन अधिकारियों के। प्राइवेट कंपनियों ने करोड़ों रुपए का घोटाला कर लिया, और करोड़ों रुपए घोटाला कर लिया। सरकार ने कह रही कि हम विद्युत सुधार के नाम पे इतना बड़ा हम लोगों ने काम कर दिया, जल जीवन मिशन के नाम पे हमने इतना बड़ा काम कर दिया, हर घर जल हर घर नल। 85% गाँव में टंकियों में पानी नहीं है, और सड़कें पट गई तो मरम्मत नहीं हुई। सरकार पैसा हमें दिखा रही। वो देखिए आपने पहले गाँवों में एक बाजीगर आकर था, वो चुल्लू डिचक करा था,
एक आदमी को आगे बैठा देता तो सरकार आगे बैठी, जनता यहाँ बैठी, चुल्लू डिचर करे, कभी यहाँ तो पैसे दिखावा लिकड़ते हुए, कभी पीछे से दिखावा लिकड़ते हुए, लिकड़ कहीं थे नहीं रहे, बस सिर्फ दिखाया जा रहा कि हाँ भाई हमने 5,000 करोड़ रुपए दे दिए शिक्षा के लिए, 10,000 करोड़ इसके लिए। साला दिख कहीं रहा नहीं भाई, वो पैसा सिर्फ डिब्बे में झन 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 कर रहा। वो लोकसभा में तो दिखे हाँ भाई इतना बड़ा बजट कर दिया, इतना बड़ा बजट दिख रहा नहीं। आप विकास कहाँ कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आया। आप अच्छी सड़कें बना रहे तो जनता से टोल ले रहे। आपने 20,000 करोड़ रुपए का यदि बजट करा तो 20,000 करोड़ रुपए में आपने एक सड़क बनाई 4,000 करोड़ रुपए की, टोल का क्या मतलब? आपके पास बजट होगा तभी तो आपने सड़क बनाई, नहीं तो आप ये कहोगे भारत सरकार सड़कें नहीं बना रही, फिर नितिन गडकरी सड़कें नहीं बना रहा, फिर भारतीय जनता पार्टी नहीं बना रही सड़कें, फिर सड़क इस देश की जनता बना रही जो टैक्स दे रही, फिर जनता सड़क लिखो उस पर, जनता रोड लिखो उस पर। क्यों लिख रहे हैं आप ये भाजपा का विकास, भाजपा का विकास, भाजपा का विकास? फिर वो जनता का विकास है। ठाकुर साहब, बेनीवाल जी से संबंधित एक सवाल और है, उसके बाद आगे की बात करें। उनका कहना है कि राजस्थान ही नहीं पूरे देश के सबसे बड़े जो योद्धा हैं वो महाराजा सूरजमल हैं और वे अजय योद्धा हैं, वो सबसे बड़े वही हैं। इस बात से तो सहमत होंगे? बिल्कुल सहमत हूँ, 100%। महाराजा सूरजमल जी अजय योद्धा हैं, वीर योद्धा, ऐसे कौन नकार देगा? सबसे बड़े इसमें नहीं, उसे कौन नकारेगा? कौन नकारेगा उसे? लेकिन मैं कहूँ कि महाराजा सूरजमल जी अजय योद्धा हैं, सबसे बड़े वीर योद्धा हैं, ये हकीकत है जी। लेकिन इस देश के 140 करोड़ लोग क्या ये नकार देंगे कि भगत सिंह वीर योद्धा नहीं है, राजगुरु वीर योद्धा नहीं है, मंगल पांडे वीर योद्धा नहीं है, अशफाकुल्ला खान वीर योद्धा नहीं है, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी वीर योद्धा नहीं है, पृथ्वीराज चौहान जी वीर योद्धा नहीं है, राणा सांगा वीर योद्धा नहीं है, मंगल पांडे वीर योद्धा नहीं? भाई वो हैं वीर योद्धा। महाराजा सूरजमल से, पृथ्वीराज चौहान जी से प्रेरणा लेकर लड़े भगत सिंह। और ये देश योद्धाओं का, ये वीरों का देश है। आज मैंने बहुत लोगों से सीखा, आज मेरे से बहुत लोग सीख रहे, फिर उनसे कुछ लोग सीखेंगे। ये सवाल जो है ना, ये राजनीतिक सवाल जो लोग कर रहे हैं कि ये बड़ा वो बड़ा वो है जो लड़ रहा ईमानदारी से, सच्चाई से, निष्ठा से, कर्तव्य से, धर्म से। जो आदमी लड़ रहा वो बड़ा है भाई। और बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल ला गया थी। तो क्या करें, ऐसे बढ़ेगा? बड़े तो बहुत हैं, मन की बात करें वहीं बैठ के, हमारे तो मिले नहीं आज लोग। क्या करें भाई, ऐसे बढ़ोगा? नागौर में 8 तारीख को क्या करने जा रहे हैं? करनी सेना का आह्वान है। कुछ नहीं, विरोध है लोकतंत्र में, अपनी बात कहने का अधिकार है। आप जाएंगे? नहीं, मैं तो बस जिस दिन जमा उस दिन जमा। अच्छा, 8 तारीख को आप नहीं जा रहे? ना 8 में क्यों, मैं क्या कहता हूँ जा करता हूँ। अच्छा। बता के जा करूँ। अच्छा, 1 साल हो गया लोकसभा 2024 के चुनाव का परिणाम आए हुए, और 2024 के लोकसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपकी अहम भूमिका रही। परिणाम जो आए उसमें 2027 का चुनाव आने वाला है। 2024 के चुनाव में आपकी तरफ से, आपके जो लोग थे, आपकी जो टीम थी, जो लोग फील्ड में काम कर रहे थे, गांव-गांव में बैठ के कर रहे थे, उनकी तरफ से ये कहा जाता था कि भाई अगर मोदी और अमित शाह आ गए तो बाबा को हटा देंगे। वे आए तो कमज़ोर स्थिति में आए, पूर्ण बहुमत नहीं आया। अब 2027 में बाबा के लिए माहौल बनाओगे क्या? देखो, मैं ये बात कितनी बात कह चुका, राजनीति और समाज 2 अलग अलग चीज़ें हैं जी। हम लोग सरकार बनाने वाले हैं और प्रशासनिक लोग सरकार चलाने वाले हैं। नुकसान और फायदा सरकार की नीतियों से हुए हमेशा जी। सरकार गलत काम करेगी तो गलत परिणाम आएगा, सरकार अच्छा काम करेगी तो अच्छा परिणाम आएगा। 57 साल एक मुश्त राज करा कांग्रेस ने जी, सरकार नहीं बनन दी किसी की। आज जो 57 साल तक लगातार शासन करने वाली पार्टी है, उसे बेचारे को नहीं रास्ता नहीं पा रहा, कहाँ बैठे हैं, कहाँ जाम है। ये लोकतंत्र है और ये इसकी खूबसूरती है। यहाँ से कोई अपने को नूना मानने के मैं ही राजा हूँ। अच्छा, पहले तो यह भी बढ़िया बात थी, चलो अब भाई एक राजा था, उनके रानी भी थी, अब का तो फटे कहाँ है सारा मामला। तो नुबी रानी अब भाई आगे कोई मान लिया,
तो हमारे कहने का मतलब ये है कि ये देश जो है ये लोकतंत्र का देश है, संविधान का देश है। यहाँ बड़ी ईमानदारी से लोग चुने सरकारों को, नेताओं को चुने। भाई ये जनपद शामली, जनपद मुजफ्फरनगर की मैं बात करूँ, यहाँ से ऐसे ऐसे कद्दावर नेता हुए, कोई नाम लेने वाला भी नहीं आज। तो पार्टी अगर घमंड कर लें, राजनेता घमंड कर लें कि भाई तो मैं ही चला रहा देश, मैं ही चला रहा सरकार, तो ये घमंड ही इन लोगों को नुकसान देवे। और यदि 27 में भी किसी को किसी प्रकार का घमंड रहेगा, चाहे वो समाजवादी हो, बसपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस, तो लोकतंत्र फिर उस घमंड का जवाब देगा। इसमें पूर्ण की कहाँ, मतलब मेरी भी एक ही वोट है, विशु की भी एक वोट है, विनोद निर्वाल की भी एक, हम तो वोट गिरने वाले लोग हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री जी का कभी फोन वोन नहीं आया कि भाई विरोध क्यों करा था, क्या बात हो गई थी, अब क्या करोगे, कोई बात तो नहीं है, कोई समस्या हो तो मुझे बताओ। मान लिया अगर नू समस्या पूछ रहे फिर समाधान ही ना हो जाए, फिर राड का एक ही है। भाई कोई समस्या ना पूछ रहा ना समस्या का समाधान करना चाहता। आपसे 10 किलोमीटर की दूरी पे बजाज शुगर मिल है, गन्ने का भुगतान नहीं है, किसान बैठे रहे धरने पे, उन किसानों की कोई सुध लेने वाला नहीं है। और बजाज क्या सरकार से बड़ा? चलो मैं एक बात बताऊं आपको, बजाज बड़ी है, सरकार बड़ा है। मतलब सरकार अपने को कह रही कि भाई हम लोग जीरो टॉलरेंस हैं, ये नहीं होगा, फिर क्यों नहीं दे रही बजाज मिल भुगतान? 14 मिल हैं, 14 मिलों पे करोड़ों किसान हैं, करोड़ों लाखों परिवार हैं। उन लाखों परिवार के जीवन को बदतर कर दिया एक बजाज ने, और सरकार नु कह रही कि भाई हम लोग धरती पाड़ देंगे। कहाँ पाड़ रही धरती? मेरे समझ में नहीं आ रही। भाई धरती ने किसान न पाड़ी, उनने गन्ना पैदा कर लिया, रात दिन उसमें लगा रहा, अपनी जमा पूंजी भी वहीं लगा दी, और आज से बेचारे को भुगतान भी नहीं मिल रहा। तो किस चीज़ की सरकार है, मेरी समझ में ये नहीं आ रही। भाई आग अगर आपके अंदर ये है कि हम लोग ईमानदारी से सबके लिए समान काम करें, अगर 5,000 रुपये में किसान का केबिल कट सके बिजली के बकाये पे, तो फिर करोड़ों रुपए में मील का केबिल क्यों नहीं कटता? उसे जेल क्यों नहीं होती? उसे मुकदमा क्यों नहीं होता? भाई एक हंडी में 2 पेट कर रखे, देखो इसमें दिक्कत तो सरकारों को उठानी पड़ेगी। राजपूत उत्थान सभा ने एक मुद्दा उठाया, मेरठ में एक बोर्ड लगाया गया, मंत्री सोमेंद्र तोमर का भी उस पर नाम है, गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के नाम से, उस पर आपत्ति जताई गई। आप दोनों समाजों का उन पे दावा है कि वो कह रहे हैं कि वो राजपूत सम्राट राजपूत थे, वो कह रहे गुर्जर हैं, तो इस पर नहीं, वो गुर्जरों ने लगाया बोर्ड जी, भाजपा ने लगाया, गुर्जरों ने लगाया बोर्ड। अच्छा, गुर्जर राजपूत तो लड़ी नहीं, अब समझ के बात, वो तो भाजपा ने लगाया बोर्ड। जिस आदमी ने वो बोर्ड लगाया वो राज्य मंत्री है भाजपा का जी, सोमेंद्र तोमर, भारतीय जनता पार्टी का ऊर्जा का राज्य मंत्री है। गुर्जरों ने लगाया बोर्ड, भाजपा ने लगाया बोर्ड, भाजपा के मंत्री ने, और उसी गढ़ में उसका एक और भाजपा का नेता बैठा। तो दोनों तय करे ना, एक राजपूत नेता है, एक गुर्जर नेता है, वो दोनों तय करे कि बोर्ड गलत लग रहा सही लग रहा, जातियां लड़ने के। अब भाई आपको कुछ तो कहना ही पड़ेगा, क्योंकि आप कह रहा मैं तो भाजपा ने लगाया, भाजपा कंटोटम्मा। तो भाई मैं सुनो तो एक बात तो दो। अच्छा भाई नहीं सुनो तो, गुर्जर क्यों लड़ा भाई? क्यों लड़ा राजपूत? भाई गुर्जरों ने बोर्ड लगाया हो तो भाई हम उनके लिए बात करेंगे, भाई क्यों लगाया? राज्य मंत्री, ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने बोर्ड लगाया, भाजपा का है वो। तो क्या मोदी जी का अधिकार नहीं पूछने का, योगी जी का अधिकार नहीं पूछने का कि भाई क्यों तुम जातिवाद को हवा दे रहे? लिखो इस पर क्षत्रिय सम्राट। कह रहे थे ना अभी हनुमान बेनीवाल कि भाई क्षत्रिय तो जाट है, क्षत्रिय अहीर है, पटेल है, यादव है, गुज्जर हैं। तो अगर वो क्षत्रिय हैं तो फिर क्या दिक्कत है क्षत्रिय लिखने में? लिखे क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार, क्या दिक्कत है? वो तो लिखना चाहिए ना। आप लोग तय अब वो लिख ही रहे कि गुज्जर सम्राट मिहिर भोज, और वो गुज्जर नहीं लिख रहे, सोमेंद्र तोमर लिख रहा, भाजपा का राज्य मंत्री। भाजपा से हारी लड़ाई, जाति से तो वो भी गुज्जर ही हैं, सोमेंद्र तोमर भी। भाई जाति से मान लिया राजा बन गया, क्या पर राजा बन गया, राजा की क्या जाति? भाई जब वो राजा बन गया, यही तो लड़ाई हो रही है अब। क्या भाई महापुरुषों की जाति नहीं होती? जब वो जनता ने राजा बना दिया, वो तो दबंगता में लगा रहा। यहाँ भी तो सारे थे,
भाई यहाँ भी तो सारे थे। जी। और भाई वहाँ तो बैठे हैं भाई नेता, उन्हें विचार करना चाहिए इस बात पर। भाई लड़ाई दो जातियों में क्यों करवा रहे? भाजपा का मंत्री है, भाजपा करेगी सवाल उससे। अच्छा, एक बार और आप बहुत बार कह चुके होंगे, मुझे लग रहा है 10-15 दिन में सैकड़ों बार आप एक बात कह चुके हैं। मैं दोबारा से पूछना चाहता हूँ, आपने जो माफ़ी मांगी वो आपके शब्द क्या थे? तो पहली बात तो ये है कि मैंने माफ़ी मांगी ही नहीं, मैंने माफ़ी मांगी अपने शब्दों पे। जी। हनुमान बेनीवाल के साथ मेरी लड़ाई है, थी और हमेशा रहेगी। जी। मेरा मतलब था कि जो शब्द मैं गुस्से में आवेश में कह गया वो मेरे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, संगठन की भी है और समाज की भी है। वो शब्द मुझे नहीं कहने चाहिए थे और सिर्फ मुझे उनका खेद है। मैंने अपने शब्द वापस लिए और मैं कह रहा कि हनुमान बेनीवाल भी अपने शब्द वापस ले, लड़ाई खत्म। भाई मैं बड़ा दिल करके अपने शब्द वापस लिए, क्योंकि मुझे बुरे लगे वो शब्द। जी। बुरे लगे, मैंने वापस ले लिए। हनुमान बेनीवाल भी अपने शब्द वापस ले लें। जाट समाज का भी सम्मान होगा, देश का भी सम्मान होगा। जिद पकड़ना किस बात का हाल है? एक लास्ट सवाल है, बस फिर ख़त्म करते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ठाकुर साहब ने किसान संगठन बना रखा, लेकिन किसानों से ज़्यादा वो चुनाव के टाइम चुनाव में व्यस्त रहते हैं और उससे भी ज़्यादा वो जातियों की और इन सब की जो बयानबाजी है इसमें उनका समझ रहता है। किसानों की लड़ाई वो कम लड़ते हैं। मैं तो नहीं लिखा, ये तो पहले लिख रहा था मेरे तो, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। मैं तो मेरे पता नहीं जिनने लिखा होगा सोच समझ के लिखा होगा। सब जातियों का मैं सम्मान करूं, हमेशा करा। और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के पास बैठ के उनके आशीर्वाद से मैंने ये सब सीखा, उन्हीं के आशीर्वाद से मैंने बोलना सीखा। तो ये तो मेरा धर्म है कि भाई मैं दुनिया का एक व्यक्ति अगर कोई आके ये कह दे कि भाई मैं ठाकुर पूर्ण सिंह के पास गया था, मैं इस समाज का हूँ। आदरणीय अन्नू मलिक जी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं बागपत के, कालूराम तोमर जी हिलवाड़ी के हैं, शहजाद आपके बराबर में बैठा शहजाद है भैसाणी से, ये भाई हमारे विशु यहीं से मतलब हैं सब लोग, ये विनोद निर्वाल हैं, ये विनोद निर्वाल। अरे भाई ये जो लोगों ने एक व्यवस्था बनाई, ये कृष्णपाल है, ये देखो इधर ये सब लोग हैं, यहाँ भिन्न भिन्न जाति के लोग बैठे, शकीलर हैं सब। यार हमारी समझ में नहीं आती कि जो बात चर्चा कर रहे हैं ठाकुर पूर्ण सिंह, मैं हमेशा उसके, मुझे कल को मान लिया ब्राह्मणों की पंचायत हो जा, नो कहने लगे जी हमें फला आदमी गाड़ी दे रहा, मेरा धर्म है जाने का। मेरा मतलब है कि देश को तोड़ने का कोई बयान देगा उसका इलाज होगा, सीधी सी बात यह है। अब उसे कोई जाति में ले लो, धर्म में ले लो, मजहब में ले लो, या मेरी जिम्मेदारी है भी नहीं। हम तो कह रहे भाई सरकार उस पर बयान दे तो इलाज कर दे, उसका लड़ाई होने की नहीं। सरकार ने खुली छूट दे रखी उन्हें, अमेरिकन बैलों की तरह चाबो फसल को अपना जितनी चाबी जा, तो इलाज तो करागा ना कोई ना, भल्ला तो फिर मारागा किसान भी। जी। जब सरकार नहीं पकड़ रही है। आपसे कुछ साल पहले की बात करें तो कुछ साल में बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ होगा, तो आप इनडायरेक्ट वे में बिना नाम लिए टिकैत परिवार को निशाने पे खूब लेते थे, और अब अचानक से आप कलेक्ट्रेट मुजफ्फरनगर में धरना दे रहे थे और राकेश टिकैत जी आए। क्या वो डायरेक्ट आए या पहले फ़ोन पे बातचीत हो गई? देखो पहली बात तो ये है कि सन 2014 से और सन 2025, जी, सन 2014 से सन 2025 की एक वीडियो, एक शब्द मेरा कभी कोई दिखाई नहीं सकता कि मैंने टिकैत साहब परिवार के लिए कुछ बोला। ठीक है। मैं हमेशा संगठन अलग बनाया, रास्ता अलग है, विचारधारा हो सकती है, लेकिन मंजिल सबकी एक है। और मैं उस परिवार के खिलाफ कभी नहीं बोला और वो मेरे खिलाफ कभी नहीं बोले। मैंने तो वैसे भी इनडायरेक्ट वे में कहा। वो लड़ाई है, मान लिया राकेश टिकैत जी, नरेश टिकैत जी भी किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लोग उनके लिए भी पता नहीं क्या क्या कहें। उसी संगठन से बहुत संगठन निकले और ज़्यादातर हिंदुस्तान में इसी भारतीय किसान यूनियन से लोगों ने अलग अलग होकर संगठन बनाए और बहुत लोग उनका विरोध करें। आपने अभी पीछे ही देखा होगा कि भारतीय किसान यूनियन राजनीति, वो खुला विरोध, खुली बात कहें, वो जांच कहें, ये कहें, वो कहें। हम ये कह रहे कि भाई लड़ाई लड़ो ना, अच्छा काम करो, अच्छा काम करके वो मुकाम हासिल करो कि लोग आपको ये कहें कि भाई ये आया है कोई किसानों की लड़ाई लड़ने वाला, ये समाज की लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति आया। ये आप कैसे कहोगे कि भाई इसने घोटाला कर लिया, इसने ही? सरकार का काम है भाई, सरकार जांच करवावे ना। अगर उन्होंने कोई ज़मीन
हड़प रखी, किसी का पैसा हड़प रखा, उन्होंने संपत्ति अर्जित, सरकार के पास पुलिस है, इंटेलिजेंस है, आईबी है, सीबीआई है, ईडी है, जांच करवाओ उनकी। अच्छा मैं तय करूंगा ये भी कि भाई राकेश सर ने किसे लूट लिया और किसे नहीं लूटा, मुझे क्या अधिकार है तय करने का? ये तो सरकार को अधिकार है, सरकार करे, भाई मैंने गलत करा मेरा इलाज करें, जिनने गलत करा उसका इलाज करें। तो ये हमारे साथ ठाकुर पूरन सिंह जी थे। बड़ी बेबाकी से इन्होंने हर मुद्दे पर अपनी बात रखी और साफ तौर पर स्पष्ट भी बहुत कुछ कर दिया है हनुमान बेनीवाल को लेकर भी। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।